हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आज 13 फरवरी एसएससी जीडी का लास्ट दिन है। दोस्तों आपसे क्या क्या पूछा गया सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। सारी क्लास को आप अटेंड करें, 100% दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदे की बात होने वाली है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सवाल। दोस्तों इनमें से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमने प्रीवियस ईयर की वीडियो में कई बार रिपीट किए हुए हैं और वही सवाल आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों पहला सवाल पूछा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी कौन है। आप सब जानते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर जी। और इस बात को हमने 100 बार याद करा होगा, 100 बार पढ़ा होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमने इसको कई बार नोट भी किया था। दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप सबको पता है उपाध्यक्ष। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो आप सबको पता है सुमन के बेरी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है, आप सबको पता है। और नीति आयोग कैसा आयोग है, ये एक विधिक आयोग है। विधिक आयोग, यह एक कैसा आयोग है, यह एक विधिक आयोग है। अब दोस्तों आपको बता दें, अरविंद पनगड़िया, जल्दी से कमेंट कर बताएं आप कि ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे कि पहले सीईओ थे, कौन थे ये। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के वर्तमान में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है। अब दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप नज़र डालिए और बताइएगा इस सवाल को हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस किया हुआ था। भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे, तो आप सबको पता है जनरल बिपिन रावत, जिनकी दोस्तों अभी हाल ही में एरोप्लेन की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन भारत के सेकेंड चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है, तो आप सबको पता है अनिल चौहान जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और ये दोस्तों जनरल बिपिन रावत, इनको कौन सा सम्मान दिया गया था, पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। कौन सा, पद्म विभूषण सम्मान द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया था। और इनका संबंध किस बटालियन से था, गोरखा। इनका संबंध गोरखा बटालियन से था और उत्तराखंड के संबंधित थे। दोस्तों विवेक राम चौधरी, जल्दी से कमेंट करके बताएं ये कौन है। और दोस्तों बात करते हैं एडमिरल आर हरि कुमार, ये दोस्तों कौन है, नौसेना अध्यक्ष। और दोस्तों विवेक राम चौधरी कौन है, ये वायुसेना अध्यक्ष हैं, इनको आप याद रखें, वायुसेना अध्यक्ष। अब आप कमेंट करके बताएं वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। और दोस्तों कल एमटीएस का मैंने प्रैक्टिस सेट लिया था 1-2 दिन पहले, उसमें इस सवाल को डिस्कस किया था। इससे पहले भी कई बार इस सवाल को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक भी सवाल आपकी प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं पूछा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 यानी कि दोस्तों इसके 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आप सबको पता है ये दोस्तों हरियाणा में हुआ था, पंचकुला में। हरियाणा में कहाँ पर, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था और हरियाणा ही इसका विजेता बना था। और इसका शुभंकर क्या था, तो मैंने आपको कई बार नोट कराया था, धाकड़ इसका शुभंकर था। अब दोस्तों आगामी सारी परीक्षाओं के लिए आप याद कर लें, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण, कौन सा, 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा, मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। इसको आप नोट करके रखें, 2023 में ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। और दोस्तों इसके रिजल्ट भी आ गए। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, महाराष्ट्र जीत भी चुका है। इसके अंदर महाराष्ट्र का दोस्तों पहला स्थान आया है, इसको भी आप याद रखें। गोवा में दोस्तों क्या होंगे, 37वें राष्ट्रीय खेल, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होने वाला है, गोवा में होगा। और 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे, तो आप सबको पता है 36वें हुए थे गुजरात में। इसको भी आप याद करके रखें, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे, गुजरात में। इसका शुभंकर क्या था, सावज इसका शुभंकर था। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे, गोवा के अंदर होने वाले हैं। अब आप कमेंट करके बताएं यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इनका आयोजन कहाँ पर होगा, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए दोस्तों, इस सवाल को तो शायद हमने कल ही डिस्कस किया था भाग वाले सवाल में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इसका आंसर मैंने कई बार नोट कराया है और आपको रट चुका होगा। मौलिक कर्तव्य इसका उल्लेख किसके अंदर है, तो आपको सबको पता है अनुच्छेद 51A। और दोस्तों भाग कौन सा था, भाग 4A।
इसके अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया था। और अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ किससे है, अनुच्छेद 51 है या भाग 4 है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो मैंने आपको बताया था रूस से लिए गए हैं। जिसको अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है वो इंसान रूसा रूसा रहता है, रूठा रूठा रहता है। हमने इसको ऐसे याद किया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से। दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख किसके अंदर है, तो आप सबको पता है भाग 3 में। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। कमेंट में छाप कर बताएं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अनुच्छेद 39 में क्या है, तो आप सब 39A, अनुच्छेद 39A में क्या है, विधिक सहायता, विधिक सहायता, इसको भी आप याद रखें। और अनुच्छेद 38 में क्या है, लोक कल्याणकारी गवर्नेंस। दोस्तों इसका उल्लेख किसके अंदर है, अनुच्छेद 38। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे सवाल पूछा गया कि पांड्य वंश की राजधानी क्या रखी गई थी। दोस्तों ये सवाल हमने डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, मदुरई। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पांड्य वंश की राजधानी क्या रखी गई थी, मदुरई रखी गई थी। दोस्तों दमिश्क, दमिश्क कहाँ की राजधानी है, सीरिया, सीरिया, सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों तुर्की, तुर्की इसकी राजधानी क्या है, अंकारा, अंकारा। दोस्तों आपको बता दें सीरिया और तुर्की में बहुत ही भयानक तरीके से भूकंप आया हुआ है और वहाँ पर दोस्तों इतनी जान माल की हानि हुई है, आप सब सुन रहे होंगे। इसीलिए दोस्तों आने वाले समय में तुर्की और सीरिया से सवाल हमारी परीक्षा में जरूर बनेगा। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं वॉन गोलू झील कहाँ पर स्थित है, सबसे खारी झील है वो कहाँ पर स्थित है, तुर्की में स्थित है कि सीरिया में स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप कर बताना है। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि छड़ी नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, छड़ी नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, कोलट्टम, कुडियट्टम, बांग्ला या चेराव। दोस्तों हमने कल दो नृत्यों के दोस्तों उल्लेख किया था, कौन से, कुडियट्टम और कोलियट्टम। इनका संबंध किससे था, आंध्र प्रदेश, उन्हीं में से दोस्तों होता है कोलियट्टम। इसको दोस्तों छड़ी नृत्य के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप याद रखें। आने वाली एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आपसे यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। और ये कोलियट्टम और कुडियट्टम ये दोनों कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश। आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं और बताता हूं, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इसका संबंध किससे है, ये भी आंध्र प्रदेश से है। और दोस्तों भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी कौन सी बनाएगी, विशाखापट्टनम। नोट कीजिएगा दोस्तों इसको आप, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनी है, विशाखापट्टनम। इसको आप नोट करके रखें, आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण सवाल होगा। दोस्तों बांग्ला ये कहाँ का त्योहार है, मेघालय, मेघालय ये बांग्ला। चेराव कहाँ का है, मिजोरम का है, इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि महावीर जयंती किस मास में मनाई जाती है, अश्विनी मास में, ज्येष्ठ मास में, श्रावण मास में, चैत मास में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैंने आपको कल ही बताया था कि हिंदी महीने और उनसे संबंधित कुछ फेस्टिवल आप पढ़कर जाएं, 100% आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ आज से आप प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा में, महावीर जयंती ये कब मनाई जाती है, तो आपको याद रखना है ये चैत मास में मनाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों श्रावण मास में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कल, रक्षाबंधन मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, गारो खासी किस दिशा में बरसात करती हैं, और ये सवाल हमने डिस्कस किया हुआ भी है। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित हैं, तो आप सबको पता है मेघालय में स्थित हैं, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ। और ये दोस्तों किस दिशा में बरसात करती हैं, तो आपको याद रखना है ये उत्तर पूर्व में बरसात करती हैं, इसको आप याद रखें। बात करते हैं गारो खासी जयंतियाँ, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, मेघालय में। और दोस्तों किस पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक बरसात होती, खासी पहाड़ी। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता कि किस पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक बरसात होती है, खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक बरसात होती है, इसको भी आप याद रखें। मेघालय की राजधानी दोस्तों क्या है, शिलोंग, इसको भी आप नोट करें। और शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाया था चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, मेघालय की राजधानी शिलोंग में करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक लिविंग रूट ब्रिज है, इसको आप नोट कर लें, लिविंग रूट ब्रिज,
इसको दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें, इसको धरोहर में, विश्व धरोहर में शामिल करने की मांग कही जा रही, लेकिन अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। इस बात को भी आप याद रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे सारे के सारे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमसे अगला सवाल क्या पूछा गया। पूछा गया कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है। डी.वाई. चंद्रचूड़ है, वी.वाई. चंद्रचूड़ है, जस्टिस यू ललित हैं या एन.वी. रमन्ना है। तो आपको याद रखना है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आप सबको पता है डी.वाई. चंद्रचूड़। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें, और भी परीक्षाओं में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों 49वें कौन थे, तो आपको याद रखना है 49वें। 49वें कौन थे, जस्टिस यू ललित। और 48वें कौन थे, तो आपको याद रखना है जो 48वें थे वो थे एन.वी. रमन्ना। इसको आप याद रखें। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको शपथ किसने दिलाई थी, तो उनको शपथ ये 48वें मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई थी, एन.वी. रमन्ना जी ने दिलाई थी। इस सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और छुपा रुस्तम सवाल होगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में 124 के अंतर्गत किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में है, एक अनुच्छेद 129 में है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इसको भी आप याद रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद है। अब दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़वाया था, और आने वाली जितनी क्लासेस हैं आप पीछे उठाकर देखिएगा, हर एक लगभग क्लास में मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज आपसे परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है। भारत के महान्यायवादी, दोस्तों इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 76 में। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, ये दोस्तों भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मैंने आपको नोट कराया हुआ है। अनुच्छेद 71 इसके अंदर दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, तो आप सबको मैंने कई बार बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, अगर उस चुनाव में कोई विवाद होता है उसका जो निपटारा है, राष्ट्रपति चुनाव के विवाद में जो निपटारा होगा वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 71 में कहा गया है। अनुच्छेद 72 इसमें क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो उपराष्ट्रपति होगा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप नोट कर लें इस सवाल को, अनुच्छेद 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। अब आप कमेंट करके बताएं राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किस अनुच्छेद में है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, कर्नाटक। इस सवाल को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका संबंध किससे, झारखंड। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यहीं पर एक लिख लीजिए, सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, झारखंड में। और पाइका नृत्य का संबंध कहाँ से, झारखंड। इसको आप नोट करके रखें। उड़ीसा से दोस्तों आपको 1 से 2 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, धानु जात्रा, रज पर्व, नुआ खाई, ये सब त्योहार कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों मणिपुर, यहाँ पर क्या है, तो आपको याद रखना है मणिपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं उसका नाम क्या है, मुझको अभी याद नहीं आ रहा है। मणिपुर का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, इसको आप बताना है कमेंट कर। सॉरी दोस्तों, कचाई लेमन फेस्टिवल। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है, मणिपुर का है। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे अगला सवाल पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों इस युद्धों के बारे में हमने हर क्लास में लगभग डिस्कस किया था जब ये सवाल पूछे जा रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने आपको पहले ही बताया था, और आज आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप सबको पता है 1757 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप सबको पता है 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 1761 में। और दोस्तों खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको मैंने बताया था 1526 में लड़ा गया, सॉरी दोस्तों 1527 में। 1527 में लड़ा गया था, इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों अब आप बताएं तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ था, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। जितने सवाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोले हैं सारे जवाब आपको लाइन से छाप कर बताने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और दोस्तों क्लास को अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूं इस क्लास के आखिर में, उसको आप सुनकर जाएं, बहुत ही मजेदार घोषणा होने वाली है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये सवाल भी पूछ लिया गया, बहुत ही सिंपल सवाल है। सॉल्ट यानी कि साधारण नमक, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप सबको पता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों CuSO4 ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसी को कहते हैं नीला थोथा, नीला थोथा इसी को कहा जाता है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों NaHCO3 ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है खाने का सोडा, खाने का सोडा इसी को कहते हैं। ये दोस्तों क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां पर बाई लग जाएगा वहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और Na2CO3 10H2O ये क्या है, ये है धावन सोडा, धावन सोडा है, जहां पर बाई लगेगा वो क्या हो जाएगा, खाने का सोडा। और ये दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है, खाने का सोडा यानी कि दोस्तों NaHCO3। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए केवल सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं धोने का सोडा, धावन सोडा, Na2CO3 10H2O। इसको आप याद कर लें, परीक्षाओं के बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं ये तीनों के तीनों। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि 2018 में एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया। बहुत ही पुरानी करंट पूछी गई, लेकिन दोस्तों इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल था। दोस्तों बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम इसका 2026 कॉमनवेल्थ गेम 2026 इसका आयोजन कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और इस बार कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम में। कौन से क्रम का था, 22वें क्रम का था। भारत कितने पदक जीते थे, 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर 22 गोल्ड थे। शुभंकर क्या था, पैरी द बुल, इसको आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि 2011 की जनगणना का नारा क्या दिया गया था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा अधिकार, हमारी जनगणना हमारा राष्ट्र, या हमारी जनगणना हमारा विकास। दोस्तों 2011 की जनगणना से भर भर के सवाल आए हैं, और आप यकीन मानिए आने वाली सारी परीक्षाओं में 2011 की जनगणना से सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आप सुन लीजिएगा, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक कहां पर है, तो आपको याद रखना है हरियाणा। अगर आपसे कह दिया जाए सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला कौन है, बिहार। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि रामनवमी का त्यौहार किस हिंदी मास में मनाया जाता है। इस सवाल को भी पूछ लिया गया। मैंने आपसे कल ही बताया था कि हिंदी महीने और उसमें होने वाले त्यौहार आप पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षा में रोज 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। रामनवमी का त्यौहार किस हिंदी मास में मनाया जाता है, फागुन मास, चैत्र मास, वैशाख, अश्विनी। तो आपको नोट करके रखना है ये किस मास में मनाते हैं, चैत्र मास में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी SSC GD की परीक्षा में आज पूछे गए। और आज SSC
एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। अब इसकी क्या कट ऑफ रहेगी, क्या दोस्तों इसका रिजल्ट होने वाला है, वो तो आने वाला समय ही बताने वाला है। दोस्तों जो मैं महत्वपूर्ण घोषणा मैं आपको करने वाला हूं वो ये है कि अब एक ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाई जाएगी हमारे द्वारा, जो सभी परीक्षाओं को टारगेट करेगी। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई सा भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस, या आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, सारी परीक्षाओं को टारगेट कर कर उस क्लास को लॉन्च किया जाएगा। उसके 2 पार्ट हमारे द्वारा डाले जा चुके हैं, अब कल से तीसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। दोस्तों उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप परीक्षा में दोस्तों सवाल देखिएगा, हूबहू आपको उसी प्रैक्टिस सेट से सवाल मिलने वाले हैं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, इसको आप सपोर्ट कीजिएगा। अगर दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे तो बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।